देवियों, सज्जनों, मित्रों, छात्रों, मैं कुमार मन्नू आप सभी का स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं आप लोगों का एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पिछले लेक्चर को आगे बढ़ाया जाता। पिछले लेक्चर में काफी सारी बातचीत होने के बाद हमने आपको समझाया कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए और आपकी पढ़ाई का क्या इंपॉर्टेंस है। हमने आपको ये बताया कि 11th 12th जेई नीट की जो प्रिपरेशन साथ में होती है ये सक्सेस अचीव करने का शॉर्टेस्ट वे है। तो इस पे बहुत सारी बातें हुई, फिर हमने स्टार्ट किया बट ज़्यादा पढ़ाई हो नहीं पाई थी। हम लोगों ने पढ़ा था सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में कि एटम के स्टेबिलिटी में बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो है वो हाथ है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावे पियोन्स वगैरह हैं, हाइपेरॉन्स हैं, मेसॉन्स हैं, बेरॉन्स हैं, बोसॉन्स, सिग्मा, क्वार्क्स, बहुत सारे हैं। बट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सिंपलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल में काउंट होता है और हम लोगों ने उसी की प्रॉपर्टी पर काम किया था। किस तरीके से न्यूक्लियस स्टेबलाइज होता है, कैसे फ्री न्यूट्रॉन का साइज एक न्यूक्लियस के साइज से बड़ा होता है, लेकिन न्यूक्लियस में आने के बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जबरदस्त न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर इंट्रैक्शन काम करता है। ठीक है, तो कैसे न्यूक्लियस का साइज कॉन्ट्रैक्ट करता है इसका हमने एक रफ आइडिया दिया। चार्ज के वैल्यू में, रिलेटिव चार्ज के वैल्यू में, एक्चुअल मास के बारे में, रिलेटिव मास के बारे में बातचीत हुई। स्पिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों का सेम होता है। शायद हमने वो पॉइंट नहीं लिखा था, हाफ हाफ हाफ। डिस्कवरी पर बातें हुई थी। इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी का क्रेडिट थॉमसन को जाता है, जिनको नोबेल प्राइज मिला इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के लिए 1906 में। प्रोटॉन के डिस्कवरी का क्रेडिट थियराइज्ड बाय गोल्डस्टीन, बट डिस्कवरी का क्रेडिट रदरफोर्ड को जाता है, बट उनको नोबेल प्राइज प्रोटॉन डिस्कवरी के लिए नहीं मिला है, रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में काम करने के लिए मिला। न्यूट्रॉन के डिस्कवरी का क्रेडिट चैडविक को जाता है और उनको नोबेल प्राइज भी मिला इस चीज के लिए। हमने ये भी क्लियर किया था, थॉमसन के स्टूडेंट रहे हुए रदरफोर्ड और रदरफोर्ड के स्टूडेंट रहे हुए चैडविक। ठीक है, फिर बहुत सारी बातें हुई, फिर हमने कुछ स्पेसिफिक चार्ज पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करवाए। इसके बाद आज मेरा मूड था आपको मैं आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, पहले मैंने सोचा कि ये चीजें बताऊं, फिर मैंने सोचा नहीं, इस कोर्स में बहुत कॉम्पैक्ट चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं। मतलब जो बोलते हैं कि वो ज्ञान बांटना, जी नहीं, जो डायरेक्शनल है मैं इस कोर्स में वो चीजें ज्यादा प्रेफर कर रहा हूं कि आप सीखें। थोड़ा बहुत आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स वगैरह के बारे में आप लोगों को चीजें समझ में आती ही है। तो मैं अब नया चीज इसमें स्टार्ट कर रहा हूं, सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर हमला, उसके तरफ जाने की तैयारी, एसपीडीएफ ऑर्बिटल की तरफ जाने की तैयारी, तो उसके तरफ चला जाए। ठीक है, आइए मैं बात करूंगा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इस एरिया में ये बड़ा एरिया है, इसी एरिया में बहुत सारी चीजें, इस बीच में डिस्कशन का स्कोप बनेगा। हर चीज को अपन लेते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, आइए पॉइंट। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, क्लोरीन 17। तो बेटा आपने क्लोरीन 17 का कॉन्फ़िगरेशन एक आपने ऑर्बिट में पढ़ा है, ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट में C1FGN लिख दूं तो आप क्या बोलोगे बेटा इसको 287। सही है, 287। अब आप इसी को ऐसे लिखते हो ऑर्बिटल फॉर्म में या सबऑर्बिट फॉर्म में, सबऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखना अच्छे से, क्या लिखते हो दोस्त? सर इसको लिखता हूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आप गौर करो यहां, ये जो आपका ये 1 है, यही ऑर्बिट नंबर है, ये 2 ऑर्बिट नंबर है, ये 3 ऑर्बिट नंबर है, मतलब ये 3rd ऑर्बिट है। ये यहां आपका फर्स्ट ऑर्बिट है दोस्त, ये आपका सेकंड ऑर्बिट है और ये है बेटा आपका 3rd ऑर्बिट। तो आप देखो एक तरह से लग रहा है ना कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2 इलेक्ट्रॉन और इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन लग रहा है। देखने से क्या
सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहां भी 2 + 6, सही है। थर्ड ऑर्बिट को देखने से लग रहा है, क्या लग रहा है बेटा, यहां पे आपका 7 इलेक्ट्रॉन और यहां भी क्या है दोस्त आपका 2 इलेक्ट्रॉन + 5 इलेक्ट्रॉन, वही 7। मतलब चीजें कनेक्टिंग लग रही हैं, लेकिन एक में ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है और एक में सब ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है। ये जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है ये आपके निल्स बोर ने, बोर साहब ने दिया था 1913 में, ठीक है। और दूसरे तरफ जो आपका सब ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है, सब ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसमें कि श्रोडिंगर, हेजनबर्ग, प्लैंक, डी ब्रॉगली, बहुत सारे लोगों का योगदान है 1925, ठीक है। लेकिन एक चीजें क्लियर लग रही है, ध्यान से, इनको मैं डिस्कस करूंगा, आगे आ ही रहा है वो चीज, मैं डिस्कस करूंगा भी अच्छे से। तो मैं एक चीज यहां पर क्लियर करना चाह रहा हूं, ये देखने से ये लग रहा है कि ऑर्बिट को जैसे तोड़ा जा रहा है एसपीडीएफ में, मतलब ऑर्बिट को रिजॉल्व किया जा रहा है एसपीडीएफ। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं बोर की भाषा में, बोर के इन टर्म्स ऑफ बोर एक्सप्लेनेशन ऐसा बोल सकते हैं कि ऑर्बिट को हमने रिजॉल्व किया सब ऑर्बिट में, ठीक है। क्योंकि ये देखो क्या लग रहा है ना, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, यहां भी तो यार 2, ऊपर वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड ऑर्बिट में 8, यहां भी 2 और 6, 8 इलेक्ट्रॉन। यहां पे देखो थर्ड में 7, यहां भी 2, 5, 7। तो देखने से ऐसा लग रहा है कि ऑर्बिट को रिजॉल्व किया सब ऑर्बिट में, और इलेक्ट्रॉन जो है उसी का यहां पे लगाया गया। ध्यान से देखो, तो ऑर्बिट्स आर बीइंग रिजॉल्व्ड टू सब ऑर्बिट्स, बट इन टर्म्स ऑफ बोर, मतलब बोस एक्सप्लेनेशन के टर्म, इन टर्म्स ऑफ बोस एक्सप्लेनेशन। लेकिन अगर आप क्वांटम मैकेनिकल को इंडिविजुअली अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इसको उससे कोई लेना देना नहीं है। ये मॉडल ही अलग है पूरे तरीके से, जो इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन पर बेस्ड है और वो इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर मोशन पर बेस्ड है। 9/10 में अपन क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमती है ऑर्बिट में। ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, जो ज्यादा होशियार है, 2 तरह के लोग होते हैं उसमें भी, कम और ज्यादा। कम होशियार वाले जो लोग होते हैं वो ऐसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, प्लेनर पर प्लेनर बना रहे हैं। थोड़े ज्यादा जो होशियार है थोड़े वो थोड़े से ऐसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट देखो ये, सेकंड ऑर्बिट ये, थर्ड ये, ठीक है। तो इस तरह से वो बोलते हैं। तो आ जाओ पॉइंट को। लेकिन जब आप ऑर्बिटल या सब ऑर्बिट के क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट में आते हैं, मतलब अगले एटॉमिक मॉडल में, तब आप बोलते हैं कि नहीं भाई इस तरह की चीजें नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है। 9/10 में अपन गोल गोल घुमाते रहे और वो दिमाग में ऐसा बैठता है ना अच्छे से दोस्त कि हम लोग उसको निकाल ही नहीं पाते हैं। लेकिन निकालिए, जितनी जल्दी आप निकाल लेंगे उतना फायदा होगा, आपकी केमिस्ट्री उतनी अच्छी होगी। तो बोर साहब का वो थियरी फेल हो जाता है जब ये आता है, ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आता है, सब ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट आता है, तो बोर साहब का गोल गोल घूमने वाला थियरी फेल होता है। तब बोर साहब जब देखते हैं कि मैं फंस गया हूं, तब अब वो नया क्या बोलते हैं चोंचला, वो नए नए पैंतरे निकालने शुरू करते हैं कि ऑर्बिट को ही तो तोड़ा गया सब ऑर्बिट में, मेरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन, आप में भी 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑर्बिट को ही रिजॉल्व किया गया सब ऑर्बिट में, जैसे एक वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं उसके कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। तो ये बोर के मॉडल का एक बिगेस्ट शॉर्टकमिंग ड्रॉबैक आप कह ले कि वो कंबाइन करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को इनके कॉन्सेप्ट से, सब ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट से। इसको मैं एक बार और समझाऊंगा। कुछ लोगों ने फर्स्ट एक ही बार में कनेक्ट कर लिया होगा, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम भी होगी समझने में। मैं समझाता हूं अच्छे से, लेकिन थोड़ा आगे उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने जो ये लाइन बोला, द बिगेस्ट शॉर्टकमिंग ऑफ बोर्स मॉडल इज कंबाइनिंग द क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट। इस लाइन को समझना जरूरी है, तो मैं इसको आपको समझाऊंगा। यही है वो कंबाइन किया हुआ, ये लाइन समझना बेहद जरूरी है, मैं समझाए बिना छोड़ूंगा नहीं। तो चलिए आ जाइए, यहां पे हमने अभी सिंपली लिखना है ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ का, लेकिन हमने इसको ऑर्बिट से कनेक्ट किया। कनेक्ट करना थोड़ा जरूरी है क्योंकि आपके सिलेबस में बेटा आपसे ऑर्बिट वाले भी कॉन्फ़िगरेशन पूछे जाते हैं और ऑर्बिटल वाले भी कॉन्फ़िगरेशन, दोनों।
प्रॉब्लम क्या है, अगर आपसे ऑर्बिट वाले कॉन्फ़िगरेशन, मान लो एक एग्जांपल में आपसे किसी ने पूछ दिया, आराम से देखो, जर्मेनियम 32 का लिखने, तो आप लिखते हो 2, ठीक से 8, 18, 28 एंड 4 लिख देते हो। ऐसा ऑर्बिट वाला 9, 10 से ही लिखा जाता है, इजी होता है। 2, 8, 18, 4, ठीक है, 2, 8, 18, 4 ऐसे लिख दिया आपने। अब आपको बोला जाता है कि सबसेल वाला लिखो, तो आप अबाउज रूल याद रखते हो, आप उस पर चढ़ाना शुरू करते हो, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, देखना अच्छे से, ठीक है। अब आप इस पे चढ़ाना स्टार्ट करते हो, 2 to 4, 6, 10, ठीक है। s में आप कितने इलेक्ट्रॉन्स रखते हो? 2। p में कितने रखते हो? 6 अप टू 6, d में अप टू 10। ये सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा फिर आपने यहां लगाया बेटा 2, फिर आपने लगाया 6, फिर लगाया 2, फिर लगाया 10, और जो बच गया आपका 2। अब आप ये तो लिख ले रहे हो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p2, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये दोनों सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है, ये भी थर्ड ऑर्बिट है, और ये भी फोर्थ ऑर्बिट है। तो जब आप अब इसको सेल पर तोड़ते हो, ऑर्बिट पर तोड़ते हो, तो क्या आ गया? 2, ध्यान से, 2 + 6 8, 2 + 6, और थर्ड यहां भी है +10, और फोर्थ में 2 + 2, तो क्या हो गया? 2, 8, 18, 4। आराम से, एकदम हड़बड़ाना नहीं है। अब आप इससे मैच करो, आपका पूरा का पूरा मैच कर रहा है, 2, 8, 18, 4 मैच किया। तो आप कह सकते हो कि ऑर्बिट को ही हमने तोड़ लिया था सब ऑर्बिट में। क्लोरीन वाले में भी वही दिखाया, यहां भी हमने वही दिखाया। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप नॉर्मल 1s से लेकर के इलेक्ट्रॉन फिल करते करते ऐसे लिख लिया। हमने सारे को सेल देखा, तो पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, सब इलेक्ट्रॉन को हमने कैलकुलेट किया, ये आ गया। लेकिन पॉइंट क्या है, कोई दूसरा एग्जांपल ले लो। मान लो कि अगर आपने एग्जांपल लिया मैग्नीज 25 लिया, अच्छे से देखो, तो अब जो बच्चों को 9, 10th में, आपको जो 9, 10th में जो प्रॉब्लम शुरू में जो पता होता है, वो क्या पता होता है? 2, 8, 15 मत लिखो और 8, 7 लिखो, यही पता होता। मैं फिर रिपीट करूं, 15 मत लिखो, 15 मतलब आउटर मोस्ट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप प्लेस नहीं करते हो, नॉट मोर देन 8, तो 15 मत लिखो, तो क्या लिखे? तो 8 और 7, आराम से। तो आप बोलते हो 8 और 7 लिखो, तो 2, 8, 8, 7, आराम से आओ, अच्छे से आओ बेटा, इसमें किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए, अगर हो तो एकदम तुरंत पूछ लेना। अब मैं इसको 1s, 2s पर लिखता हूं, इस वाले में, उसी Mn25 को, तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, आ जाओ अच्छे से। तो बेटा हमने डाल दिया 2, 2, 4, 6, 10, 10 to 12, 6, 18 to 20 and 5 आपने डाल लिया। हां सर, ये भी पता है मेरे को। अब मैं बोलूं सेल में लिखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्या है बेटा? ये सर फोर्थ है, और ये क्या है बेटा? सर ये भी थर्ड है, क्योंकि यहां 3 लिखी हुई है। तो अब कनेक्ट, ऐड करो, 2 + 6 सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट 2 + 6 + 5, और फोर्थ ऑर्बिट 2, तो फाइनली क्या आया? 2, 8, 13, 2। क्या इस बार आपका ये और ये सेम आया? नहीं आया। यहां आया? यस सर आया। अब चीजें समझ में आई होंगी कि क्या जरूरत है इस बात की, क्या नीड है इस बात की कि भाई इसके साथ वो भी पढ़ा जाए। हर बार जो आप सोच रहे हो कि मैं यहां से वहां लिख दूं, बोर ने जो बोला कि ऑर्बिट और सब ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट को उसने कनेक्ट किया है, ठीक है,
और ये 1s 2s इसी तरह क्या देख रहे हो, spdf सब ऑर्बिट है और शुरू का 1 2 3 सेल है, ऑर्बिट है। तो बोर ने ऑर्बिट और सब ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट को कनेक्ट किया है। तो आप हर बार अगर इस तरह से करोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो सही क्या है, किस तरीके से करना है, इसी चीज का तो सॉल्यूशन ढूंढना है इस टॉपिक में। इसलिए हमने रखा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 9 10th में बड़ा मजा आता है ऑर्बिट वाला करने में, अंधाधुंध। और एक नियम डाल देते हैं उसमें अपन, दो नियम, एक 2n² का नियम लगाते हैं ना कि आउटर किसी भी ऑर्बिट में 2n² इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, तो 2 8 18 32 50 ये बोलते हैं। और दूसरा क्या लगाते हैं, भैया कुछ भी करने का ईगो नहीं हर्ट करने का आउटर मोस्ट ऑर्बिट का। आउटर मोस्ट ऑर्बिट की ईगो कब हर्ट होती है, जब 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्सीड करता है, ठीक है। तो ये एक नियम ऐड कर लेते हो उसमें एक्स्ट्रा उसके बाद। तो जी नहीं, दोनों कॉन्सेप्ट अलग है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, किस तरीके से कनेक्ट करना, चूंकि बोर ने कनेक्ट कर दिया तो किस तरीके से कनेक्ट करना, ये सारी चीजों को सीखना है। ये टॉपिक क्या था, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट किया, लंबा टॉपिक है। हमने दिखाया क्या, सिंपली अगर कोई सिंपल एग्जांपल लिया जाए तो ये और ये कॉन्फ़िगरेशन को कनेक्ट करेंगे, अगर कंपेयर करेंगे तो वो लगेगा कि एक ही पैटर्न पर चल रहा है। बट हमने आपको दिखाया, जी हां, एटॉमिक नंबर 20 25 30 मतलब टोटल 50-60 एलिमेंट के लिए ये बातें लागू होंगी, और बाकी के 50-60 एलिमेंट्स के लिए बात लागू नहीं होगी कि आप वो दो रूल फॉलो करके लिख दो। कौन दो रूल फॉलो करके, 2n² और आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मैं अब अगले पेज से ऑर्बिट और सब ऑर्बिट को बांट के दोनों चीजों को समझाते हुए, कनेक्ट करते हुए, कंपेयर करते हुए मिलाऊंगा भी अगले पेज से। तो जल्दी से इसका इस पेज का फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और तेजी से हम लोग सेकंड पेज में आते हैं प्लीज। तो सेकंड पेज में हम लोग अब क्या करने वाले बेटा, सब ऑर्बिट को और ऑर्बिट को पहले दो जगह पे हम लोग बांटते हैं ऐसे। देखो यहां पे लिखते हैं ऑर्बिट, ऑर्बिट का दूसरा नाम आप बोलोगे सेल, और दूसरी तरफ दाहिने तरफ अपन लिखते हैं सब ऑर्बिट, और सब ऑर्बिट का एक दूसरा नाम लिखेंगे सब सेल, ठीक है। ध्यान दोगे अच्छे से प्लीज। ऑर्बिट को आप, ये किस कॉन्सेप्ट से आया है, बोर कॉन्सेप्ट, क्लासिकल मॉडल बोलते हैं उसको, 1913। सब ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट कहां से, सर क्वांटम मैकेनिकल, क्वांटम मॉडल, ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट कब आया, 1925-26, क्रेडिट, श्रोडिंगर, हेजनबर्ग, सबको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, डी ब्रॉगली, ठीक है। हेजनबर्ग के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट हुआ था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, और मतलब इन्होंने स्टार्ट किया, एक स्पार्क दिया और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू, और श्रोडिंगर ने बड़ा किया इस कॉन्सेप्ट को। तो मेन एक्चुअल क्रेडिट अगर बोला जाए ना तो श्रोडिंगर का सबसे मेजर क्रेडिट इसमें बोला जाता है। चलो आ जाओ। ऑर्बिट को आप KLMN से दिखाते हो, सेल को ऐसे, और सब ऑर्बिट को आप स्मॉल लेटर में SPDF, GHI छोड़ के JK ऐसे जाता है, I एक छोड़ के, क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेजेस में I और J की जो टाइपिंग होती है वो एक तरह की होती है, इसीलिए I को छोड़ के वहां से ओमिटिंग I ऑनवर्ड सारा चलता है, ठीक है। चलो, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में मेजर SPDF का ही काम होता है, लेकिन ये कंटिन्यू हो सकता है। मैथमेटिकली इस ऑर्बिट को हम लोग N से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से दिखाते हैं, आपको मालूम भी होगा। मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N। किससे इसको दिखाते हो बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N। अच्छे से देखो N। अगर आपसे बोला जाए हु हैड गिवन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो गिवन बाय बोर,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसने दिया? तो गिवन बाय बोर। बोर ने ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट दिया। तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। किस तरह से? जो पहला सेल है के सेल, इसके लिए क्या बोला उन्होंने? सर n इक्वल्स टू 1। एल सेल क्या बोला इन्होंने? सर n इक्वल्स टू 2। एम सेल क्या बोला इन्होंने? सर n इक्वल्स टू 3। बड़ा सिंपल है, कुछ है नहीं। एन सेल क्या बोला बेटा इन्होंने? सर n इक्वल्स टू 4। गुड, आ जाओ। अब सबऑर्बिट को मैथमेटिकली किससे आप एल से दिखाते हो? ध्यान से, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाई, किस चीज से रिप्रेजेंट करते हो सबऑर्बिट को? अजीमुथल क्वांटम नंबर एल। ध्यान से, अजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसका एक नाम है सब्सिडरी क्वांटम नंबर। सब्सिडरी क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी अपन इसको बोल, एल स्मॉल एल। तो ध्यान से, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं किससे सबऑर्बिट को? अजीमुथल क्वांटम नंबर एल। ये जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है ये किसने दिया? तो गिवन बाय समरफील्ड। आ जाओ अच्छे से देखो, हु हैड गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर? समरफील्ड ने दिया, जबकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट बोर ने दिया। अब आ जाओ, अब यहां पर आपके सबऑर्बिट्स क्या है? आपका रिप्रेजेंटेशन एसपीडीएफ। तो आपका जो एस सबऑर्बिट है या एस सबसेल है, इसके लिए क्या लिया गया? L0। पी सबऑर्बिट के लिए आपको पता भी है, पी सबऑर्बिट के लिए क्या लिया गया बेटा? सर L1। डी सबऑर्बिट के लिए क्या लिया गया? सर L2। एफ सबऑर्बिट के लिए क्या लिया गया? सर L3। जी सबऑर्बिट के लिए क्या लिया जाएगा? सर L4। लेकिन जी ऑनवर्ड्स अपने सिलेबस में नहीं होता, इसलिए हम लोग छोड़ेंगे। हां, ये जो अजम्पशन है, क्या कुछ भी मान लिया गया? जी नहीं, ये इसी कॉन्सेप्ट का जो श्रोडिंगर का एक वेव इक्वेशन आता है उसका ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ऑफ, मैथमेटिकल भी लगा सकते हो, मैथमेटिकल सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, ठीक से। मैंने बोला इस कॉन्सेप्ट को इनिशिएट करने वाले थे हेजनबर्ग, इनिशिएटेड बाय हेजनबर्ग। हेजनबर्ग ने शुरू किया, हेजनबर्ग ने एक कॉन्सेप्ट दिया, क्या? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो स्टार्ट किया किसने? हेजनबर्ग ने। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन को वेव लिया गया, वेव कंसीडर किया गया, और वो कॉन्सेप्ट किनका था? श्रोडिंगर का। तो क्लियर कट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर किसने इंट्रोड्यूस किया? वेव, इस थियरी में वेव माना गया इलेक्ट्रॉन को, तो वेव किसने इंट्रोड्यूस किया? श्रोडिंगर ने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन को वेव लिया और वेव का एक इक्वेशन तैयार किया, इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन को, इलेक्ट्रॉन के चलने को, इलेक्ट्रॉन के मोशन को, जो बोल लो, उसका एक इक्वेशन तैयार किया जो बोला गया श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। जैसे बोर का भी अपना इक्वेशन है, तो आपको शायद मालूम होगा अच्छे से, ये आपने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। तो श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, उसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन, तो उससे क्वांटम नंबर का पिटारा खुलता है, ठीक है। तो ये जो आपने सबसेल लिया है sp-df-gh, इसका जो आपने वैल्यू स्टार्ट किया L0, तो L0 से क्यों, 1 से क्यों नहीं? तो एक्चुअली ये मैंने नहीं मान लिया, ये श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन का मैथमेटिकल सॉल्यूशन है, जो हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ना होता, फिजिकल केमिस्ट्री में भी उसका सॉल्यूशन नहीं पढ़ना होता, काफी अपर स्टैंडर्ड में मास्टर्स वालों को पढ़ना होता। अगली बात, आपने n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3 लिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लेकिन वहां पे आपके मन में सवाल नहीं आया होगा कि n1 से क्यों आपने शुरू किया, क्योंकि 9-10 से आपकी प्रैक्टिस होती है, n1 से शुरू कर दो सेल को। तो चूंकि 9-10 से बेटा आपकी प्रैक्टिस होती है कि n को 1 से शुरू कर दो, तो आप सवाल खड़ा नहीं करते हो कि वो वैल्यू कहां से आई। एक्चुअली इन्हीं के वेव इक्वेशन को सॉल्व करके वो भी वैल्यू निकाला गया। अलग बात है कि बोर साहब पहले से ही उसका n यूज करते थे। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? बोर साहब पहले से ही n1, n2, n3 इस्तेमाल करते थे, बट ये भी जो वैल्यू आती है वो श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन को ही सॉल्व करके आती है।
ये भी मैथमेटिकल सॉल्यूशन है। ये भी क्या है दोस्त? मैथमेटिकल सॉल्यूशन है। किसका? श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन का। तो पॉइंट, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन का मैथमेटिकल सॉल्यूशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी है और अजीमुथल क्वांटम नंबर भी है। तो s के लिए l, p के लिए 1, s के लिए l 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, g के लिए 4। इससे आगे बढ़ोगे तो l का मान 1 1 से बढ़ते जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर लो अगर आपको नहीं आ रहा। तो s के लिए सर 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, g के लिए 4, इस तरह से। तो चलो इस पेज में भी अभी तक बेसिक्स ही चल रहे हैं, मैं थोड़ा अच्छे लेवल की चीजें इसमें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। एक्चुअली मैं थोड़ा छोटे मोटे चीजों को भी कनेक्ट कर ले रहा हूं, उसको भी लिख दे रहा हूं, इसको भी बोल ले रहा हूं, ताकि अगर कोई क्लास अटेंड कर रहे, वीडियो देख रहे, वैसे लोग जिनका थोड़ा बेसिक्स में कहीं कहीं पे प्रॉब्लम होता है कभी कभी, किन्हीं का कुछ छोटी चीजों में, किन्हीं का कुछ छोटी चीजों में, तो थोड़ा एक अच्छे स्पीड के साथ मैं सबको कवर अप कर रहा हूं कि आपकी चीजें मिसिंग ना हो। अगर आपने थोड़ा बेसिक्स कम कर रखा है तो भी, लेकिन मैं ज्यादा उस पर वक्त नहीं लगाऊंगा, खर्च करूंगा, ये आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लिया जाए इस पेज का। अगले पेज में आता हूं प्लीज। तो अब इस पेज में सब ऑर्बिट का डेफिनेशन, एक बेसिक डेफिनेशन तैयार कर दिया जा रहा है, और उसके बाद फिर वही है ऑर्बिट सब ऑर्बिट में चीज़ों को, उसके पॉइंट्स को लिख करके फिर फाइनली कनेक्ट करना ऑर्बिट से सब ऑर्बिट को, जो बोर मॉडल का शॉर्टकमिंग है सबसे बड़ा, कि दोनों कॉन्सेप्ट को वो कंबाइन करते हैं। आ जाइए, इधर आपका ऑर्बिट था और इधर आपका सब ऑर्बिट है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बड़ा एरिया है, और बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से जाने आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बड़ी समस्या उसकी वजह से आ जाएगी। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। हमने बोला thus it is the three-dimensional space चलो ये डेफिनेशन क्या लिखना है यार, डेफिनेशन तो ठीक है हमने समझा ही दिया, ठीक है। अब आ जाओ, आप सब ऑर्बिट लिखते हो एस आता है शार्प टर्म से, आप लिखते हो पी सब ऑर्बिट, पी आता है प्रिंसिपल टर्म से, आप लिखते हो डी सब ऑर्बिट, डी आता है डिफ्यूज टर्म से, आप लिखते हो एफ सब ऑर्बिट, एफ आता है फंडामेंटल टर्म से। इसके आगे छोड़ दो, ठीक है। एसपीडीएफ हमने लिखा। अब क्या है, आप जैसे सेल बनाते हो 1 2 3 करके, तो आप इसके लिए एल जो 0 लिख रहे हो, तो ये आप स्फेरिकल लेते हो। कैसा रीजन है? स्फेरिकल रीजन है, क्षेत्र है। पी सब ऑर्बिट आप कैसा लेते हो बेटा? डंबल, मतलब ये डंबल रीजन है, ये रीजन है आपका, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके अंदर है, इलेक्ट्रॉन जो डिलोकलाइज होगा वो इस एरिया के अंदर होगा। ये जो हमने क्या बोला, ये जो आपका एरिया है वो क्या है, मतलब ये जो घेरा हुआ वो क्या है? क्या ये पाथ है, ट्राजेक्टरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पे इलेक्ट्रॉन चलता है? नहीं, ये सिंपली एक एरिया बंद किया हुआ है। तो आप इसका क्या बोलते हो? डंबल, डंबल से। डी में क्या आते हो? डबल डंबल, डबल डंबल शेप या रीजन भी बोल लो। और एफ में क्या है? कॉम्प्लेक्स। एफ में क्या है? कॉम्प्लेक्स या क्लोव शेप। कॉम्प्लेक्स अभी क्लोव शेप लिख लो, क्लोव शेप। और कितने रीजन्स हैं? क्लोव शेप बोल लो। और कितने रीजन्स हैं? तो 8 रीजन्स। कितने क्षेत्र हैं इसमें? 8 रीजन्स है। ध्यान से, 8 में 4 फ्रंट है और 4 बैक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको एक बार देख लो। क्या बोला मैंने बोला ये क्लोव शेप का बोला जाएगा या कॉम्प्लेक्स शेप भी बोला जाता है। इसमें 4 फ्रंट है, मतलब जैसे ये 4 देख रहे हो, इसमें 4, तो इसका 4 प्लेन में रीजन है, प्लेन में
एक प्लेन में रीजन है चारों, 1 2 3 4, आपको पता होगा। तो ये प्लेन में है, लेकिन इसमें 8 है, 4 आगे 4 पीछे, और वो भी 4 प्लेन में नहीं है, ऐसे ऐसे। अब बैक वाला ऐसे और ऐसे, क्लियर हुआ? 4 फ्रंट और 4 बैक, क्लियर हुआ? अब समझ में आया होगा। ये 4 आया बेटा इसमें फ्रंट में और 4 आया बैक में, तो इसमें टोटल कितने रीजन्स हो गए? 8 रीजन्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इसमें 4 रीजन्स में, इसमें 2 रीजन्स में, इसका 1 रीजन हुआ। फिर से पिट कर रहा हूं, रीजन क्षेत्र कितने क्षेत्र में है? तो ये टोटल 1 ही रीजन है, स्फेरिकल। एस सब ऑर्बिट जब जब आप बोलते हैं, इसका मतलब उस समय में इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होता है एक स्फेरिकल सिमेट्री में, और जब आप पी सबसेल बोलते हैं, इसका मतलब उस समय में इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होता है वो इस एरिया के अंदर डिलोकलाइज हो रहा है, ठीक है। डी में डबल डंबेल आप बोलते हैं, उस रीजन में इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है। और एफ में क्या हो रहा है? तो वो क्लोब शेप में हो रहा है। 8 लोब्स हैं उसमें, अगर पूछे जाए कितने रीजन है या लोब्स हैं, 8 लोब टर्म हुआ इसके लिए। 2 लोब्स मतलब रीजन, 4 लोब्स। नहीं, आपसे पूछता भी है कोई, देखो बेटा ऐसा है कि इसमें से बहुत सारी चीजें आपको, ज्यादातर चीजें आ ही रही है, लेकिन कुछ कुछ चीजें कहीं ना कहीं आपको सीखने को पक्का मिल रहा होगा। जैसे एफ वाला, मेरे को लगता है शायद आपने सीखा होगा कि इसके 4 फ्रंट होते हैं, 4 बैक होते हैं इन जनरल। जैसे ये भी इन जनरल ही डबल डंबल बोला जाता है, डी वाला। बाकी आपको पता है बेबी सुधर शेप होता है, तो या डोनट शेप आप बोलते हो DZ स्क्वायर का, तो वो सब धीरे धीरे चीजें आएंगी। तो ये हमने ये लिखा। अब क्या पॉइंट है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहा है इस एरिया के अंदर, उस एरिया के अंदर दो तीन पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या बोला, देखो ठीक से, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, विदिन द लोब्स, मतलब इसके अंदर जो है विदिन द लोब्स 90 to 95%, कभी भी 100% नहीं बोलना, ये ध्यान रखना। क्लियर बेटा? विदिन द लोब्स जो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है, कभी भी 100% नहीं बोलना। वही बात है, मैंने क्लियर बोल दिया, -∞ से लेके +∞ तक इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होता है। -∞ से लेके +∞ तक इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होता है। इसलिए यह बात को अच्छे से ध्यान में रखो कि कभी भी नहीं बोलना कि ऑर्बिटल में या सबसेल, अभी सबसेल ऑर्बिटल एक लेके चलो, आगे बाइफरकेट करूंगा, कि कभी भी सब ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 100% नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी डिलोकलाइज होता हुआ वो बहुत दूर तक चले जाएगा, इसलिए 90 to 95% से ज्यादा नहीं। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर डिलोकलाइज होता है उसको श्रोडिंगर ने मान लिया वेव, इलेक्ट्रॉन का वेव है। delocalization of electron within the suborbit is considered as a wave. इलेक्ट्रॉन वेव, ठीक है। क्या बोला हमने? इलेक्ट्रॉन का जो डिलोकलाइजेशन है उस सब ऑर्बिट के अंदर, तो उसको क्या मान लिया गया? एक वेव मान लिया गया, ठीक है। तो एंड मैथमेटिकली स्केच्ड, और इसी को मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया गया, एक्सप्रेस्ड एज श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, ठीक है। और यही श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हो। इसी का जब मैथमेटिकल सॉल्यूशन निकालते हैं तो बहुत सारी चीजें निकलती हैं, जिसमें से एक होता है क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, अजीमुथल, मैग्नेटिक वगैरह जो आप डिस्कस करते हो। तो हमने लिखा कि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी लोब्स के अंदर 90 to 95% बोलोगे। हमने बोला इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन उस सबऑर्बिट के अंदर जो होगा उसको वेव माना गया और एक्सप्रेस किया गया, लिखा गया, उसको बताया गया किस फॉर्म में? तो एक वेव इक्वेशन के फॉर्म में। उसका नाम क्या हुआ? श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। इधर आ जाओ,
ऑर्बिट की तरफ अच्छे से ध्यान दो। ऑर्बिट में अभी बोलने के लिए कुछ वैसा है नहीं, सब ऑर्बिट में जितनी बातें अभी हमने करी है ऑर्बिट में वैसा कुछ बोलने के लिए है नहीं, तो क्यों ना इस तरफ जो एरिया हमारा खाली है वहां 4-5 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया जाए, क्योंकि इस रीजन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही चल रहा था, तो काम भी आ जाएगा। जरा आ जाओ अच्छे से। मान लो एक एग्जाम्पल में हमने दे दिया, ठीक से हमने ले लिया बेटा एग्जाम्पल कि कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है अपने को क्रोमियम 24 की, ठीक है। तो क्या इस तरह से लिखा जाए, 2, 8, 10, बच रहा है 14, तो 14 को लिख दूं मैं 8 और 6, क्या ऐसे लिखा जाए? ध्यान से, प्रॉब्लम नहीं है लिखने में, बट आप इसका 1s2s एक बार लिखो, आगे जो आएगा वो पहले लिखो, क्योंकि थोड़ी बहुत चीजें तो आपको पता है पहले से, तो आप लिखो। समझ रहे हो मेरी बातों को? ये आगे आएगा 1s2s, बट पहले से चूंकि आपको एक बेसिक लेवल पर आती है चीजें, तो आप पहले से लिख डालो थोड़ा सा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और आपको शायद पता होगा कि क्रोमियम में 4s1, 3d5 लिखते हैं हाफ फील्ड के लिए, शायद मालूम होगा, अगर नहीं पता तो बेटा मैं बताऊंगा आपको, ये लिखते हैं। तो अब अगर इसको आप ऑर्बिट में डालो, तोड़ो, तो 2 + 6, 2 + 6 + 5, ये लो और ये लो, थर्ड ना, और 1, दैट इज 2, 8, 13, 1, और आया क्या है यहां पर 2, 8, 8, 6, क्या आ गया 2, 8, 8, 6 और 2, 8, 13, 1, इसका मतलब है ये वाला फिर से गलत हुआ। तो सर ये कभी गलत कभी सही का क्या है, इसको सर कैसे रिजॉल्व किया जाए इस समस्या को? तो देखो एक बात करना, देखना बेटा, आपका जब जब एस एंड पी ब्लॉक रहेगा तो आप डायरेक्ट लिख दो, 2, 8, 18 रूल डायरेक्ट लगा दो, सही होगा। लेकिन जब भी डी एंड एफ ब्लॉक आएगा जिसका ग्रुप नंबर में बी लगा हो, बी सब ग्रुप वाला, तो उस समय में आपको 2, 8, 18 रूल नहीं लगाना है, ये रूल नहीं लगाना है, ये लगाओगे तो गलत हो जाएगा। पहले आपको क्या करना है, तो इसका 1s2s लिखना है और फिर कन्वर्ट करना है जैसे यहां किया, ठीक है। जब जब किसका आ जाए बेटा, डी और एफ ब्लॉक का, बी सब ग्रुप का, उस समय में क्या करना है आपको, पहले 1s2s वाला लाना है, जो आगे पढ़ोगे वो पहले से लाना है, और फिर उसको ऑर्बिट में तोड़ोगे। और जब जब एस और पी सब ब्लॉक आए, मतलब ए सब ग्रुप आए जिसके ग्रुप में ए लगा हुआ है, तो आप डायरेक्टली 2, 8, 18 रूल लगा सकते हो। सर एग्जाम्पल करके दिखाओ, तुरंत दिखा रहा हूं, आ जाओ। मान लो एग्जाम्पल मैंने दिया, अच्छे से देखो, बिस्मथ 83, तो इसका ग्रुप नंबर आपको याद रहना चाहिए। मैंने स्पष्ट बोला है कि आपके इनऑर्गेनिक में आपका कलम भी नहीं हिले, पेन हिलेगा नहीं अगर एटॉमिक नंबर 1 to 90 याद नहीं है, और अगर आपको ग्रुप नंबर इंटायर पीरियोडिक टेबल का वर्टिकली याद नहीं है तो आपका पेन नहीं चलेगा। तो अगर आप चाहते हो बेटा कि आप इनऑर्गेनिक अच्छा करो, तो एटॉमिक नंबर 1 to 90 जबान पे चलनी चाहिए, हर वक्त दौड़नी चाहिए, एलिमेंट बोलने के साथ उसका एटॉमिक नंबर दिमाग में आ जाए, समझे? और ग्रुप नंबर एकदम चलना चाहिए। इनऑर्गेनिक में एक एलिमेंट नहीं है, 118 एलिमेंट को इस्तेमाल करते हो। ऑर्गेनिक में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन लास्ट। यहां पे इतने सारे गली, इतने सारे मोहल्ले हैं, आप अगर फैमिलियर नहीं है तो किसी और घर में घुस जाएंगे। तो जैसे आप अपने घर का पता आपको किसी भी गली से घुसाया जाए तो आप बता देते हो कि इस होके पहुंचो तो मेरे घर पहुंचोगे, लेकिन किसी अनजान शहर में जहां एक ही बार गए हो, एक ही बार देखे हो, वहां 10 गली में से किसी गली में घुसाया जाए तो प्रॉब्लम होगी, खो जाओगे। वही हाल पीरियोडिक टेबल का है, आप हर एलिमेंट को अपने घर का एलिमेंट समझो।
इसके लिए सारी गली पता होना चाहिए, किस एलिमेंट के दाएं कौन है, किसके बाएं कौन है। अदरवाइज ढूंढने चलोगे बिस्मथ को, घुस जाओगे आर्सेनिक के घर में। ढूंढने चलोगे टीन को, घुस जाओगे कैडमियम के घर में। दूसरे के घर में घुसने से हमेशा जूते ही पड़े हैं, अच्छे से मालूम होगा। अगर वो दोस्त का ना हो तो, दोस्त का हो तो बच जाओगे, ठीक है। इसलिए बेटा एटॉमिक नंबर और ग्रुप नंबर अच्छे से याद रहना चाहिए, एक एक। हमने पिछले क्लास में, याद करो, आपको एटॉमिक नंबर का होमवर्क दे रखा था। तो आज के लेक्चर में मैं एटॉमिक नंबर का होमवर्क बढ़ा के 50 करता हूं। मेरे को पता है हार्डली कुछ लोगों ने वीडियो देखे हुए, कुछ लोगों ने ही याद किया होगा। बाकी का वही हिसाब किताब है, ऑनलाइन वाला जो डिसिप्लिन है जाने दो, क्या होगा, कौन टोक रहा है। तो बेटा किसी का कुछ नहीं लोगे। पिछले लेक्चर में मैंने 1 घंटा यही समझाया। ये चीटिंग किसके साथ कर रहे हो? खुद के साथ। सजा कौन भुगतेगा? खुद भुगतोगे। नुकसान किसको होगा? खुद का नुकसान करोगे। और जी हां, आने वाले अगले जनरेशन का भी नुकसान करोगे। मां बाबूजी का तो करोगे ही, पेरेंट्स टीचर्स का तो करोगे ही करोगे, खुद का भी करोगे। और सबसे बड़ी बात, जो जनरेशन नहीं है ना अभी तुम्हारे आंखों के सामने, 15 साल बाद जो आने वाला, 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, उनका भी नुकसान करोगे। क्योंकि ये सब चीजें ना ट्रैप हो रही हैं, आपकी आदतों में ट्रैप होती जा रही हैं। और धीरे 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 आप गलती करने के आदी हो जाएंगे। एडिक्शन आ जाएगा आप में, गलतियां गलतियां गलतियां। एक समय आएगा जब वही गलती सही लगने लगेगा, ठीक है। बाकी की कहानी पिछले क्लास में हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि एक बार अगर यहां से चूके तो कहां जाओगे? 8 करोड़ बच्चों के भीड़ में गिरोगे। और वहां 8 करोड़ बच्चों में 0.1% भी सीट नहीं है, जॉब नहीं है। और यहां बहुत ज्यादा है। हमने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया था कि सबसे आसान कंपटीशन है। तो लापरवाही नहीं। एटॉमिक नंबर 1 to 50, 1 से 50 बहुत कम दिया हमने। अगले लेक्चर से पहले आप उसको बेटा, अगले वीडियो से पहले उतना मेमोराइज करके बैठोगे, तभी अगला वीडियो में तुम बैठो तो फायदा होगा। चलो आ जाओ। तो हमने यहां बिस्मथ लिया, अच्छे से देखोगे तो बिस्मथ में अब ये किस ग्रुप का है? 5A, ए वाला है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 2, 8 डायरेक्ट, 18, 32, 60 हो गया। अब बच रहा है 23, नहीं 60 के बाद 23 नहीं रख सकते हो, 23 आउटर मोस्ट को तोड़ दो, 18 और 5। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने लिया हॉफनियम 72, ग्रुप नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि तब पता चलेगा। पहले 1s2s लिखना, 4B। अब B है तो 1s2s का एक्सपेंशन आना चाहिए। ये सब धीरे धीरे सीखोगे, लेकिन इतना तो समझ में आ गया ना बेटा कि सर अब इसमें डायरेक्ट नहीं लिखना है 2, 8, 18। पहले डायरेक्ट नहीं लिखना है। अगर ये नहीं आता तो कोई परेशानी की बात नहीं, मैं आगे बताऊंगा। अगर ये नहीं आता तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अब सर इसको सेल बाय सेल ऐड करूंगा तो 2 सर सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में सर 2 + 6 + 10 18, फोर्थ ऑर्बिट में सर 2, 6, 10, 14, फोर्थ है सब ऐड करो 32, फिफ्थ में 2 + 6, 8 + 2 10, और फिफ्थ में सिक्स्थ में सॉरी 5s2 40 10 5p6, यहां 6s2 छूट गया। ये वाला हुआ। अब वहीं अगर डायरेक्ट लिख देते ना तो गलत हो जाता। अगर आप 2 8 18 करके बिठा देते तो गलत। ये वाला हुआ। तो हमने आपको क्या समझाया? जब भी आपको ए सब ग्रुप वाला एग्जांपल है तो आप डायरेक्ट 1s2s से बढ़ जाओ, सॉरी 2 8 18 से बढ़ जाओ, सेल में लिखने में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी आपको बी सब ग्रुप वाला एग्जांपल है तो आप डायरेक्ट नहीं बढ़ो, पहले 1s2s वाला लिखो। वो नहीं आ रहा है तो वेट करो, सीखोगे तब लिखना, बट ये नहीं कि गलत कर लिया जी, नहीं।
तो उम्मीद है आपको हमने सब ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट समझाया कि ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, रीजन है, क्षेत्र है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होता है और इसके डिलोकलाइजेशन को वेव नेचर दिया गया। तो एक वेव का इक्वेशन तैयार किया गया जिसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं, और सारे सब ऑर्बिट के लिए एक अजीमुथल क्वांटम नंबर डिसाइड हुआ है जिसे आप L के नाम से जानते हैं। S के लिए वो L की वैल्यू 0 है, P के लिए 1 है, D के लिए 2 है, F के लिए 3 है, और ये वैल्यूज आई कहां से? तो श्रोडिंगर के ही वेव इक्वेशन को सॉल्व करके आया, उसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन। तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लें और बताएं मेरे को समझ में आ रही है चीजें या नहीं। अगले पेज में मैं अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाता हूं, जो 2n² वाला आपने पढ़ा, और इधर क्या है उसको मैं दिखाता हूं जल्दी से, प्लीज एकदम फास्ट। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, सेल सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे चलते हैं और कनेक्ट करते हैं, अच्छे से देखेंगे आप। यहां हमने लिखा ऑर्बिट और इस तरफ अपना है सब ऑर्बिट। किसी nth ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स? सर 2n²। क्या बोलते हैं उसको? सर बोर-ब्यूरी स्कीम, 9th-10th में पढ़ा था। किसी भी nth ऑर्बिट में, nवें ऑर्बिट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी है, 2n² इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी nth ऑर्बिट कितना? 2n²। आप यहीं से निकालते हो, फर्स्ट ऑर्बिट के सेल कितना? 2 × 1², 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालते हो ना बेटा। सेकेंड ऑर्बिट 8, थर्ड ऑर्बिट 18, फोर्थ ऑर्बिट 2n² रूल 32, फिफ्थ ऑर्बिट 2n² रूल 50 इलेक्ट्रॉन्स, मैजिक नंबर, मैजिक नंबर। खैर आइए अच्छे से, अब सब ऑर्बिट में आ जाओ। nth ऑर्बिट यहां लिखा, टर्म को जरा गौर करो, चूंकि ऑर्बिट को आपने n से रिप्रेजेंट किया, लेकिन सब ऑर्बिट को आपने l से रिप्रेजेंट किया है, इसीलिए nth सब ऑर्बिट नहीं बोल सकते हैं। बोलोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी lth सब ऑर्बिट। क्या बोलोगे? lth, क्योंकि सब ऑर्बिट को किससे लिख रहे हो दोस्त? सर l से। सब ऑर्बिट को किससे लिख रहे हो? l से। इसीलिए क्या लिखोगे बेटा यहां? सर lth सब ऑर्बिट, nth नहीं, lth। क्लियर हुई चीजें? nth नहीं लिख सकते हो क्योंकि n को ऑर्बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ऑर्बिट को n से कर रहे हो, सब ऑर्बिट को l से कर रहे हो, तो lth सब ऑर्बिट कितना? इक्वल्स टू 2 × 12 + 1, 2 × 12 + 1। बहुत लोग इसको 4l + 2 भी बोलते हो, मेरी राय है 4l + 2 बोलने से बेहतर है 2 × 12 + 1 बोलो। सर डिफरेंस क्या है? आगे समझोगे, क्योंकि सब ऑर्बिट के अंदर, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होते हैं डिजनरेट, बराबर एनर्जी वाले। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए 2 × 12 + 1। लेकिन ऐसा अगर क्वेश्चन में प्रेजेंट कर दिया जाए कि एक ऑर्बिटल में, एक बॉक्स में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो सब ऑर्बिट में कितने होंगे? तो 3 × 12 + 1, मतलब तब 6l + 2 हो जाएगा। इसीलिए यहां 2 के साथ याद रखो। अगर ये बातें अभी समझ में आई तो अच्छी है, नहीं समझ में आए तो और अच्छी है, ज्यादा अच्छा है यार। अभी टेंशन क्या है, अभी जल्दबाजी कोई नहीं है, स्टेप वाइज सीखते जाना। तो बेटा हमने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी lth सब ऑर्बिट 2 × 12 + 1। इसीलिए अगर l = 0 लिया s सब ऑर्बिट, तो आप बोलते हो l 0 तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसी फॉर्मूले से निकलता है आपका। अगर आप l = 1 लिया आपने p सब ऑर्बिट, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसी वजह से आता है आपका। अगर आपने l = 2 लिया d सब ऑर्बिट,
क्यों 10 आता है? अब आपको समझ में आ रहा है। 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 इंटू 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपने L इक्वल्स टू 3 लिया F सब ऑर्बिट, तो 3 आपने लिया बेटा, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 इंटू 2 14 इलेक्ट्रॉन्स। सही है। अगर आपने L इक्वल्स टू 4 लिया, सर ये G सब ऑर्बिट आपने थोड़ी देर पहले सर पढ़ाया है, G L इक्वल्स टू 4, तो 4 लगाओ, 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9 इंटू 2 18 इलेक्ट्रॉन्स। आपको पैटर्न समझ में आया? 4 के डिफरेंस पर जा रहा है। तो यहां पे क्या है? 2 6 10 14 18 इस तरह से करके है, SPDFG। अब ये क्लियर है। अब आ जाओ, अच्छे से देखो, किसी भी, जैसे इसको अब कनेक्ट किया जा रहा है, इसको इससे कनेक्ट किया जा रहा है, किसी भी nवें ऑर्बिट में अब बोर साहब कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट था गोल गोल और ये कॉन्सेप्ट है 3 डायमेंशनल। जब उनका थियरी फेल हो रहा तो वो कहते हैं दोनों ऑर्बिट को, दोनों कॉन्सेप्ट को कंबाइन करते हैं। ठीक से देखो, कंबाइनिंग क्लासिकल ये वाला एंड क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट। क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट अगर इसको कंबाइन किया, ये चीज मेरिट नहीं है, ये ड्रॉबैक है। आप लिख सकते हो बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ बोर थियरी, बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ बोर्स थियरी। बोर्स थियरी का बेटा सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही, फिजिकल केमिस्ट्री में शायद आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा, कुछ लोगों को नहीं पता तो जान लो कि इस कॉन्सेप्ट को इससे मिला देना, क्योंकि यार आपका गोल गोल घूम रहा है, ये 3 डायमेंशनल है, यहां वेव का कैरेक्टर है। तो इन्होंने भी हर तरह से वेव को अपने में मिलाने की कोशिश की कि nवें ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब डिलोकलाइज सर्कुलर मोशन में है ये, तो n वेव्स है, नंबर ऑफ वेव्स इक्वल्स टू n। अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो सब पढ़ा होगा, क्योंकि डी ब्रॉगली का उन दिनों एक कॉन्सेप्ट भी आया था कि कोई भी मैटर का दोनों नेचर होता है, वेव भी और पार्टिकल भी। तो ये उसी को चला रहे हैं कि हाँ उसमें वेव नेचर को लो तो n वेव, 5वें ऑर्बिट में 5 वेव्स। ठीक है, तो कंबाइन किया इन्होंने, कुल मिला के आपका जो फॉर्म है 11 12 जेई में नीट का ये जो फॉर्मेट है, ये कंबाइंड फॉर्म है दोनों का। किसका? क्लासिकल और वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट का कंबाइंड फॉर्म। हम लोगों को वही पढ़ना है कि दोनों को ज्वाइन करके फॉर्म को पढ़ना है। तो कंबाइनिंग क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट क्या? एनी nth ऑर्बिट इज रिजॉल्व्ड टू n सब ऑर्बिट्स। अच्छे से देखोगे क्या बोला हमने? किसी nवें ऑर्बिट को तोड़ा जा रहा है n सब ऑर्बिट में। यह लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट बोला हमने, मतलब नंबर ऑफ सब ऑर्बिट्स इन nth ऑर्बिट इक्वल्स टू n, नंबर ऑफ सब ऑर्बिट्स इन nth ऑर्बिट इक्वल्स टू n। समझ में आ गया? उसी लाइन को मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, nवें ऑर्बिट को n सब ऑर्बिट्स में तोड़ रहा हूं, मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ सब ऑर्बिट्स इन nth ऑर्बिट इक्वल्स टू n। पहले ऑर्बिट में कितना सबसेल? 1। तोड़ो, कितने सब ऑर्बिट्स? 1। दूसरे में कितने? 2। तीसरे में कितने? 3। चौथे में कितने? 4। पांचवें में कितने? 5। आ जाओ ठीक से, ये सब ऑर्बिट्स की संख्या हुई। अब पहले में सिर्फ s, दूसरे में 2s 2p, तीसरे में 3s 3p 3d, चौथे में 4s 4p 4d। आपको समझ में आया कि क्यों ऐसा होता है कि आप किसी में d लेते हो किसी में नहीं? पांचवें में 5s 5p 5d 5f 5g, छठे में 6s 6p 6d 6f 6g 6h। क्लियर हो गया? तो पहले में सिर्फ s, दूसरे में sp, तीसरे में spd, चौथे में spdf, पांचवें में spdf gh। मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको दूसरे तरीके से। पहला ऑर्बिट, ठीक से देखो, कितना इलेक्ट्रॉन? सर 2n² 8 इलेक्ट्रॉन। किसमें तोड़ा?
सिर्फ s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन, 2n² इक्वल्स टू 18 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी पहले में 2 ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने सब ऑर्बिट में तोड़ेंगे, 2s 2 इलेक्ट्रॉन, जिसके लिए l का मान 0, अब प्लस 2p 6 इलेक्ट्रॉन्स, जिसके लिए l का मान 1। तीसरा ऑर्बिट सर 2n² इक्वल्स टू 18 इलेक्ट्रॉन, आराम से बेटा 3s 2 इलेक्ट्रॉन, l का मान सर 0, 3p 6 इलेक्ट्रॉन, l का मान सर 1, 3d सर 10 इलेक्ट्रॉन, l का मान सर 2। आराम से आ जाओ। चौथा ऑर्बिट सर 2n², कितने इलेक्ट्रॉन सर 32। सब ऑर्बिट सर 4s 2 इलेक्ट्रॉन विथ l0, सर 4p 6 इलेक्ट्रॉन विथ l1, सर 4d 10 इलेक्ट्रॉन्स विथ l2, और सर 4f विथ 14 इलेक्ट्रॉन्स l3। सर इस तरह से आगे बढ़ोगे। ध्यान दो, मैं इसके नीचे की बात को यहां लिख रहा हूं, पॉइंट अच्छे से। लास्ट फेज में हम लोग, इसके बाद हम लोग नहीं करने वाले आज। तो एक पॉइंट ये निकला, कोई जो nth ऑर्बिट है, कोई जो nth ऑर्बिट है, जैसे पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, nवां ऑर्बिट, l का मान कहां से शुरू हो रहा है, 0 से। आपको यह बात पहले समझ में आया? L फंक्शन है n का, L फंक्शन है n का। क्या मतलब हुआ, इस लाइन को अच्छे से देख लो। L का मान कहां तक जाएगा वो n पे डिपेंड किया, क्योंकि n अगर 4 है, 4th ऑर्बिट है, तो L आप 3 तक ले जा सकते हो, क्योंकि यहीं पर 2, 6, 8, 10, 18 प्लस 14 32 हो गया। L अगर आपका 2 है, n 2 है, तो L 1 तक ही ले जा सकते हो, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन और 6 8 पूरा हो गया। तो n अगर 5 है, 50 इलेक्ट्रॉन 50, तो आप s लोगे 2, p लोगे 6, d लोगे 10, f लोगे 14, g लोगे 32, सॉरी 18, सब ऐड करोगे तो होगा 50। तो L किस पर डिपेंड किया, L इज द मेंबर ऑफ सेट n, L इज द फंक्शन ऑफ n, और L का मान 0 से शुरू होके किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में n-1 तक जा रहा है। देखो n4 तो l3, n3 तो l2, n2 तो l1, n1 तो l0, n5 तो l4। नहीं, ये क्लियर समझ में आया ना? L का मान 0 से शुरू होकर कहां तक गया, n-1 तक। ये पॉइंट ध्यान रखना होता है आपको। L का मैक्सिमम मान क्या है, n-1, और L का मिनिमम मान क्या है, 0। L का मैक्सिमम मान n-1, L का मिनिमम 0। अब आइए, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन था बेटा, 2n²। ठीक से देखो, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू 2l प्लस 1, Lth सब ऑर्बिट में। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू 2l प्लस 1। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू 2l प्लस 1, सोन। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू 2l प्लस 1। लेकिन हर बार L का मान अलग अलग होगा। मतलब 2n² नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर क्या हुआ, ठीक से देखो, अच्छे से देखो, ये लास्ट लाइन हो रहा है डिस्कस। दैट इज 2n² इक्वल्स टू, इतना इलेक्ट्रॉन को सब ऑर्बिट में तोड़ो, 2 इंटू 2l प्लस 1, जहां पर कि L का मान 0 है, 2 इंटू 2l प्लस 1, जहां पर कि वेयर L1 प्लस 2 इंटू 2l प्लस 1, L2, सोन, लास्ट में फिर 2 इंटू 2l प्लस 1, जहां L इक्वल्स टू n-1। समझ में आ गया होगा बेटा? L का हाईएस्ट मान क्या लोगे, n-1।
तो इस तरह से क्या लिखोगे, 2n² इक्वल्स टू सिग्मा 2 इंटू 2l+1 सिग्मा समेशन 2 इंटू 2l+1 where l ranges from 0 to ln-1, where l ranges from 0 to n-1। आईआईटी का पूछा हुआ है ये कि 2n² को आप क्या एक्सप्रेस कर सकते हो, तो 2n² को एक्सप्रेस कर सकते हैं हम क्या, समेशन 2 इंटू 2l+1 where l ranges from 0 to मैक्सिमम वैल्यू ऑफ l इज n-1। आपको जो 4 ऑप्शन था उसमें था एक 2n² इक्वल्स टू सिग्मा 2l+1 l0 to n, सिग्मा 2 इंटू 2l+1 l0 to n। ज्यादातर लोगों ने n को टिक मारा होगा, करेक्ट क्या होगा, समेशन 2 इंटू 2l+1 वेयर l रेंजेस फ्रॉम 0 टू n-1। कितना अच्छा एक्सप्रेशन आया। तो हमने ऑर्बिट को रिजॉल्व किया सब ऑर्बिट में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया कि किस तरीके से यहां से वो कनेक्ट होती है चीजें। तो उम्मीद है आज के क्लास में आपको मजा आया होगा, चीजें आप अच्छे से समझ पाए होंगे। हाँ या ना, एवरेज, गुड और एक्सेलेंट फीडबैक के साथ या बकवास। आज की क्लास टर्मिनेट करनी है आपको भी, मैं जानना चाहता हूं आपको चीजें अच्छे से समझ में आई या नहीं। आप एवरेज, गुड और एक्सेलेंट के फॉर्म में मेरे को बताएं। अगर कोई डाउट होगी तो उसके अकॉर्डिंग मैं चीजों को फिर आगे अगले लेक्चर में फिर मैं सही कर दूंगा। लेकिन ये वाला बड़ा अच्छा पॉइंट था, किसी भी nth ऑर्बिट में टोटल n सब ऑर्बिट्स, किस तरीके से सब ऑर्बिट को बांटा गया हमने ये समझाया, हर सब ऑर्बिट की कैपेसिटी पर बातें हुई, और टोटल फाइनली 2n² को किस तरह से 2 इंटू सिग्मा समेशन 2 इंटू 2l+1 फ्रॉम l0 टू n-1 होगा। क्यों n नहीं होगा, क्योंकि l का मैक्सिमम मान n-1 होता है, n होता ही नहीं है। तो आज की क्लास हम लोग इस तरह से दोस्तों टर्मिनेट करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अगले दिन बेटा आप एटॉमिक नंबर 1 to 50 धुआं करके आओगे। तो अगले दिन हम लोग भी फिर धुआं उड़ाएंगे। और यदि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छा नहीं है, बहुत बढ़िया नहीं है, तो आप इनऑर्गेनिक में कभी एक्सेल नहीं कर पाओगे। तो इफ यू वांट टू एक्सेल इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इफ यू वांट टू ग्रैब 100% मार्क्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इफ यू वांट टू डू योर इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस विद इन द सेकेंड्स, तो आप स्टार्ट कर लीजिए। एटॉमिक नंबर को सर पे कफन बांध के 1 to 90 रट जाओ, याद कर जाओ। अभी 50 तक का होमवर्क हमने अगले दिन दिया। थैंक यू सो मच, अगले लेक्चर में मिलते हैं।